हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 1961 तक भारत में जो विदेशी वकील थे वो भी कहीं ना कहीं केसेस में प्रैक्टिस कर सकते थे। 1961 में एक अधिनियम आया जिसे हम एडवोकेट्स एक्ट या वकील अधिनियम कहते हैं। उसके बाद यह तय हुआ कि नहीं, वे लोग जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं वही वोट करेंगे। और एक लंबा वैक्यूम, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 63-64 साल हो चुके हैं जब इस प्रकार की चीजें, यानी कि बाहर के वकीलों की जो प्रैक्टिस करने की बात है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI है, उसने इस बात पे फोकस किया है कि भारत में बाहर के वकीलों को भी आने दिया जाए, वो भी प्रैक्टिस करें। अब इसके बहुत सारे आयाम है इस बात को लेके भी कि भारत में जो लंबित मुकदमे हैं, भारत में जो विदेशी कंपनियों से जुड़े और विदेशों में जो भारतीय कंपनियों से जुड़े मुद्दे हैं, उनका जो सॉल्यूशन है निकल पा रहा है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे लगातार बात छिड़ी हुई थी और एक बार फिर से ये चर्चा में है, क्योंकि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई, उन्होंने पुनः इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एक्ट है उसको बड़ा ही सपोर्ट किया है, प्रशंसा की है। ऐसा ही कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने भी किया था। तो ये एक ऐसी बात है जिसको थोड़ा सा हमें समझना होगा और इसके सभी डायमेंशंस को, एस्पेक्ट को समझना होगा, क्योंकि जब भी हम भारत की न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, हम हमेशा इस बात को पाते हैं कि न सिर्फ जजेस की कमी है, बल्कि बेहतर और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनल्स की कमी है। तो हर मुद्दे पे, हर पॉइंट पे हम बात करेंगे। इस दौरान हम इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे कि इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, भविष्य में क्या सुधार होने की आवश्यकता है और चुनौतियां क्या हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में दोनों ही एस्पेक्ट से प्रश्न आ सकता है, तो हम दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। पहली बात क्या है कि यस, पिछले 62-63 वर्षों से जो बाह्य वकील थे वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मई 2025 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया क्या कि भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर यह साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1961 से पहले एक चीज और देखने को मिलती है कि एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी की कमी दिखती है। हर स्टेट अपने हिसाब से चीजें करा रहा था। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम देखते हैं और इस प्रकार के अधिनियम को देखते हैं। पुनः एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत का जो एडवोकेसी वाला सिस्टम है ना, उसको बेहतर करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है, जिसमें से कदम यह है कि बाह्य वकीलों को यहां पे अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई ने इसका बड़ा सपोर्ट किया है। तो भारत की कानूनी सेवाओं को वैश्विक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिसका दूसरा एंगल मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, हाल में आपने सुना होगा कि सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन देशों में जो हमारी फर्म्स थी, कंपनियां थी, उनसे जुड़े बड़े ही लीगल इश्यूज चर्चा में थे और भारत अपने वाणिज्यिक विस्तार को नहीं देख पा रहा था। वाणिज्यिक विस्तार में इस प्रकार की, यानी कि एडवोकेट्स की, वकीलों की जो कमियां थी वो लगातार आते जा रही थी। तो निश्चित तौर पे एक स्वागत योग्य कदम है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बताता चलूं, 10 जून से हमारा P2I फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच है। हर महीने स्टूडेंट्स 11,000 रुपए जीत सकते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। साथ में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो थ्रू आउट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए मेंटरशिप मिलती है। SIP, PRP, MRP, SIM, IGP, इन सब के फुल फॉर्म डिटेल में आपको वहां पे पता चल जाएंगे। ये एक ऐसे फीचर्स हैं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस ऑलमोस्ट फ्री में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर्स में रह के प्रिपेयर कराए जाएंगे। इससे बेहतर कुछ नहीं। 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे नीचे लिंक दी होगी, वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं। बैच की शुरुआत 10 जून से हो रही है। ठीक है, 16 जून को ये बैच क्लोज होगा। हिंदी लिटरेचर का नया बैच भी 2 जून से शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी ये भी क्लोज होगा। इससे जुड़ने के लिए भी आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके हिंदी लिटरेचर से जुड़ सकते हैं। मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूं, आप उससे जुड़ सकते हैं। चलिए, क्या बातें हैं, कुछ बातों को देख लेते हैं। तो वकील अधिनियम 1961 से 2025 तक के सफर को अगर देखा जाए तो वकील अधिनियम 1961 की जो धारा 24 है वो क्या कहती है कि केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड वकील हैं वही प्रैक्टिस कर पाएंगे, सिर्फ वही प्रैक्टिस कर पाएंगे। उनकी बात यहां पे की जाती थी। ठीक, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि भारत में जो कानूनी पेशा है उसको संरक्षित करना और औपनिवेशिक काल के बाद जो
स्वतंत्र न्यायिक पहचान थी उसको स्थापित करना, क्योंकि न सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली पे आपको ब्रिटेन की छाप दिखती है, बल्कि भारतीय न्यायिक प्रणाली पे बहुत से ऐसे अधिनियम थे, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात करें तो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड था, वो बदल गया, भारतीय न्याय संहिता में बदल गया, तो बहुत सारी चीजें बदली। उन्हीं बदलावों का एक शुरुआती बदलाव ये था जो आजकल चर्चा में है, लगातार न्यूज में है, ठीक है। 1947 से लेकर 61 तक भारत में कोई एकीकृत बार काउंसिल नहीं थी। भारत विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम थे और जिससे कानूनी प्रैक्टिस में असमानता सी हमको दिखती थी, इस प्रकार की चीजें। खैर इसमें एक पॉइंट है कि 2013 में भारतीय वकीलों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग लेने की सिंगापुर ने अनुमति दी थी, लेकिन चर्चा में क्यों आया? हमारी फर्म्स के जुड़े मुद्दे को लेकर, जहां पे हमारी जो फर्म्स थी वो दिक्कत का अनुभव कर रही थी। वो अलग मुद्दा है, उस पर कभी बात करेंगे, आगे आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। चरण किस प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं? पहला चरण 1961 से 2012 तक जब पूर्णतः प्रतिबंध था, विदेशी वकीलों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित था, केवल भारतीय नागरिक ही वकालत कर सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सेवाओं की कमी थी। दूसरा चरण 2012 से 18 का देख सकते हैं, जब चर्चा और विवाद का काल आया, जब डिस्कशन शुरू हुए, चूंकि ये वो समय था जब भारत अपने एफडीआई के स्तर पर बहुत बड़े विस्तार को देख रहा था, बड़े स्तर पर कंपनियां भारत में आ रही थी और बड़े स्तर में भारत के पैसे बाहर जा रहे थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामले दायर हुए इस दौरान, जैसे एक बालाजी बना यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? विदेशी कानून फर्मों द्वारा दबाव बढ़ाया गया कि नहीं, हमको भी आने की इजाजत दी जाए, ठीक है। और तीसरा चरण जो 2018 से 23 का था, वहां पे कुछ सुधार हुए धीमे स्तर पे। 2018 में अस्थायी विजिट की अनुमति की, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली आप आ सकते हो, अस्थायी रूप से आ सकते हो, परमानेंटली नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में सीमित भागीदारी की बात की गई अगर भारत वहां पे है तो, और कानूनी शिक्षा में विदेशी योगदान की शुरुआत की गई, ठीक है। पहली बार यहां पे हमको देखने को मिलता है। फिर बड़े स्तर पे 2023 से 25 जब क्रांतिकारी बदलाव क्या है कि मार्च 2023 में प्रारंभिक नियम आए और मई 2025 में संशोधित नियम आए कि नहीं, प्रैक्टिस भारत में कर सकते हैं, चीजें भारत में शुरू हो सकती है, ठीक है। बात करें इसके आगे की तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 2025 क्या कहते हैं? मुख्य प्रावधान पंजीकरण की शर्तें क्या है? पारस्परिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि विदेशी वकील केवल उन देशों से आ सकते हैं जो भारतीय वकीलों को भी समान अधिकार देते हैं। जहां पे भारतीय वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां के वकील आके भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्या है? न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष का हो, यह भी है। वार्षिक फीस 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यक्तिगत वकील के लिए और 50 लाख प्रतिवर्ष लॉ फर्म के लिए उनको देखनी पड़ेगी, ठीक है। भारतीय पार्टनर क्या कि कम से कम एक भारतीय वकील के साथ उनको साझेदारी आवश्यक है, कंप्लीट साइमन कमीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई भारतीय वहां पे होना जरूरी है, ठीक है। बात करें इसके आगे की तो अनुमतियां क्या है? विदेशी कानून पे सलाह, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भागीदारी, ट्रांजैक्शनल कानूनी सेवाएं, ठीक है। कॉर्पोरेट कानूनी सलाह दे सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पे सलाह दे सकते हैं, ये उनको अनुमति है कि वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिबंध किन चीजों पे? किसी भी भारतीय न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकते अभी भी, ठीक है। भारतीय संविधान या भारतीय कानून पे सलाह नहीं दे सकते। आपराधिक मामलों में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए इनकी। सरकारी कानूनी सेवाओं में भागीदारी प्रतिबंधित है इनकी, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जैसे क्या कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी? चरणबद्ध कार्यान्वयन देखा जाए तो पहला चरण 25 से 26 केवल 5 देशों के वकीलों की अनुमति है। दूसरा चरण है जब 10 और देशों को शामिल होना होगा 27 तक, ठीक है। तीसरे चरण में व्यापक कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक है, जहां पे और बड़े स्तर पे बाकी देशों को भी भारत में जोड़ा जाएगा, ठीक है। निगरानी तंत्र क्या है? त्रैमासिक रिपोर्टिंग आवश्यक, हर 3 महीने पर रिपोर्टिंग होगी। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो नियमित ऑडिट है वो लगातार किया जाएगा इन वकीलों या फर्म के लिए, ठीक है। शिकायत निवारण प्रणाली, ठीक है। इस प्रकार के जो संस्थाएं होती हैं वहां पे इस प्रकार की प्रणालियों को स्थापित किया जाता है जहां पे कोई अपनी दिक्कतों को, इश्यूज को जनरेट कर सके ताकि उस पर कुछ समाधान आ सके, ठीक है। वार्षिक नवीकरण, हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा अपनी फर्म को, उसके रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। बात करें अगर तो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे? प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ क्या? भारतीय कानूनी सेवा बाजार का आकार बढ़ जाएगा, 45,000 करोड़ के आसपास का दिखा रहा है, ठीक है। अनुमानित वृद्धि दर 15 से 20% प्रतिवर्ष हमारा जो कानूनी सेवा का दर है, जहां से हमको पैसा मिलता है, वो बढ़ेगा। विदेशी निवेश में संभावित वृद्धि 25,000 करोड़। क्यों? क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी भी आएंगी जिनको अभी तक लगता था कि वो अपने लीगल फर्म्स को यहां पे नहीं ला सकते हैं, अब वो ला सकती हैं हर तरीके से, विधिक रूप से भी। हाँ, चीजें थोड़ी टफ भी होंगी क्योंकि जब विधिक रूप से ला देंगी तो जो भारत में कई बार उनको रुकावटों का सामना करना पड़ता है, शायद इन फर्म्स के आने से शायद उनकी केस और मजबूत हो, ठीक है। नए रोजगार के अवसर, 2.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां जुड़ेंगे इससे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई पर प्रभाव क्या है? भारत में एफडीआई के मुख्य बाधाओं में से एक क्या थी? कानूनी जटिलताओं की समझ और अंतर्राष्ट्रीय कानून फर्मों की उपस्थिति, इनमें बड़ा काम होगा। यह बड़ा एक उद्देश्य है। एफडीआई की बात कर लेते हैं लेकिन एफडीआई के सरलीकरण की बात कोई नहीं करता है, ठीक है। निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा इसमें, कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन
करने में हमें भी सहूलियत होगी और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेंगे तो चीजें सही डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, आगे की बात करें तो सामाजिक प्रभाव क्या होगा, शिक्षा कौशल का विकास होगा, भारतीय वकीलों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलेंगे। ठीक है, नई कानूनी प्रथाओं का परिचय होगा, वहां पे क्या प्रैक्टिस होती है, नई इनोवेशन की बात होगी, जुडिशियल इनोवेशन नए डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तकनीकी उन्नयन, वो किन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं अपने कोर्स में, हमें भी पता चलेगा, हम भी उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और लैंग्वेज के आधार पे, भाषाई आधार पे हम और विकसित होंगे, मजबूत होंगे, सशक्त होंगे और विकसित होंगे। ठीक है, न्यायिक प्रणाली पे प्रभाव क्या होगा, विदेशी वकीलों की उपस्थिति भारतीय न्यायिक प्रणाली में क्या हो जाएगा, बेहतर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो उन्होंने बेहतर चीजें अपनाई होंगी हम उनको अपना सकते हैं, जैसे हमारे संविधान में अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडीज का प्रयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग केस स्टडीज की किन केसेस में क्या कार्रवाई हुई, शायद उनसे हमें कुछ सीखने को मिले। और वैकल्पिक विवादान समाधान में वृद्धि, ऑल्टरनेट जो देखना होता है ना, कई बार ऑल्टरनेट नहीं मिल पाता, हम कहीं स्टक हो जाते हैं, उसको ही निकालना एक उद्देश्य हो सकता है जिससे फायदा मिलेगा। ठीक है, और क्या, कानूनी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, निश्चित तौर पर यह भी तकनीक का तो प्रयोग होगा ही और तकनीक की वृद्धि भी कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, पारस्परिकता की समस्या, वर्तमान में केवल 12 देश हैं जो भारतीय वकीलों को पूर्ण अधिकार देते हैं। सिंगापुर है, दुबई है, ठीक है, हांगकांग है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मॉरिशस है, सेशल्स है, फिजी है, गुयाना है, त्रिनिडाद एंड टोबैगो है। ठीक है, तो ये दोस्त है। बाकी यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, अभी भी पूर्ण पारस्परिकता, यानी कंप्लीटली भारत के वकीलों को मध्यस्थता करने, वैसे ही अस्थायी रूप से ये भी करने देते, स्थायी रूप से इनका नहीं कर देते। भाषाई बाधाएं भी, अधिकांश भारतीय कानून हिंदी और अंग्रेजी में है। क्षेत्रीय भाषाओं की समझ भी आवश्यक है। भाई, भारत में 3 भाषाएं हैं, हर भाषा में, हर भाषा के लोगों को समझने के लिए, कानून की समझ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यायालय की जो भाषा है वो भी बहुत जटिल है, बहुत टफ। इन भाषाओं के सामने भी समस्या कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की आती रहेगी इनको। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात करें तो क्या है, सांस्कृतिक चुनौतियां भी है, क्या है इनको देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ते रहना। ठीक है, व्यक्तिगत कानून की जटिलता, जो हमारे पर्सनल लॉज है, अभी भी हम भारत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 44 जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उस दिशा में तो हम आगे बढ़े नहीं है, तो इस प्रकार की बड़ी ही जटिलताएं दिखेंगी। ठीक है, जाति और धर्म आधारित कानून बहुत ज्यादा दिखेंगे, पारंपरिक न्यायिक प्रथाएं जो है हमें बड़े नकारात्मक दिखेंगी, सामाजिक संदर्भ की आवश्यकता दिखेगी। ठीक है, तकनीकी चुनौतियां क्या होंगी, ई फाइलिंग सिस्टम का जो प्रयोग है यहां पे दिक्कत आएगी, भारत के वकीलों को डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता, मतलब डिजिटलीकरण में दिक्कतें आएंगी, खासकर उन वकीलों को जो क्षेत्रीय स्तर पे या रीजनल लेवल पे काम करते हैं। ऑनलाइन हियरिंग की प्रक्रिया, इस प्रकार की चीजें भी आ सकती हैं, छोटी मोटी और प्रॉब्लम है, इनको हम बाद में दिक्कत कर देखते रहेंगे आराम से। ठीक है, चलिए भारतीय वकीलों की चिंताएं क्या है, आर्थिक चुनौती क्या है, बड़े अंतरराष्ट्रीय फर्मों से प्रतिस्पर्धा होगी, निश्चित तौर पर क्वालिटी बढ़ेगी, वही आईपीएल वाली बात हो जाएगी। ठीक है, फीस की दरों में असंतुलन हो जाएगा, भाई ये कुछ चार्ज करते हैं, वो तो डॉलर्स में चार्ज करेंगे, तो हैवी चार्ज करेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। वही चीज आएगी जो समय 1857 के संग्राम में भारत में जो हम अंग्रेजी सेना में भारतीयों को देखते हैं कमी पाते हुए, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, छोटी फर्मों पे दबाव आएगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सामने कंपटीशन से फेस करने के लिए। ठीक है, और क्या है, ग्राहकों के चले जाने का डर कि भाई उनके पास चले जाएंगे। एक भारत में सोच है ना कि विदेश से आए तो अच्छा होगा, विदेशी कॉलेज है तो अच्छा होगा, विदेशी व्यक्ति है तो अच्छा होगा, विदेशी कोच है तो अच्छा होगा, कुछ प्रकार की चीजें। ठीक है, रोजगार की हानि की आशंका भी वर्तमान में भारत में है। पंजीकृत वकील लगभग 21 लाख है, लगभग 12 लाख है जो सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नए स्नातक, हर साल लगभग 2.5 लाख स्नातक होते हैं। गुणवत्ता की चुनौती आएगी, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता रहेगी, हमको उस पर खड़ा उतरना होगा, निरंतर शिक्षा की जरूरत होगी, लगातार आपको पढ़ते रहना होगा ताकि इनसे कंपीट कर सके। तकनीकी कुशलता का अभाव आएगा, इस पे काम करना होगा, भाषाई दक्षता पे हमें कहीं ना कहीं काम करना होगा, इस पे हमको देखना होगा। नियामक चुनौतियां क्या आएंगी, निगरानी की कमी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बार बार अलग अलग तरीके से नियामक, यानी कि उन चीजों पे काम करना होगा कि बेहतर नियम के आधार पे चीजें काम कर रही कि नहीं कर रही। क्या है, सीमित स्टाफ, ज्यादा कर्मचारी है नहीं, 200 के आसपास कर्मचारी दिखा रहे हैं, 21 लाख वकीलों की निगरानी करनी है इन 200 के द्वारा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, राज्य बार काउंसिलों के साथ समन्वय की समस्या, हर तरीके से हर नए कानून पे इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तकनीकी संसाधनों का अभाव, निश्चित तौर पे भारत में इस प्रकार की चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो दिखती ही दिखती है। ठीक है, भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, किसी फर्म ने एक बार की 10 करोड़ रुपए दे दिए, बस जीप लपलप आ गई और कर दिया उन्होंने। ठीक है, रिश्वतखोरी की संभावना बढ़ेगी, फर्जी दस्तावेजों की दिक्कत बढ़ेगी और पारस्परिकता जांच में कि रेस्पेक्टिवली वो वहां पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, वहां पे वो सही से कर रहे थे कि नहीं, कहीं वहां पे तो फ्रॉड नहीं थे, यहां पे आके जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजों में भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है,
विश्वव्यापी परिदृश्य देखा जाए तो सिंगापुर मॉडल को देखा जाए तो क्या है, केवल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में विदेशी वकीलों को लाता है, 2013 से लागू है। सिंगापुरी वकील के साथ साझेदारी आवश्यक है। 300% वृद्धि कानूनी सेवाओं में हुई है, यह सिंगापुर के मॉडल में हमने देखा है। सफलता दर लगभग 85% मामलों का समाधान हुआ है, तो एक अच्छी बात है। दुबई की बात की जाए, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी कि DIFC जिसे कहते हैं 2004 से लागू है। पूर्ण स्वतंत्रता विदेशी कानून फर्मों को, अंग्रेजी कॉमन लॉ का प्रयोग होता है। परिणामतः लगभग $2.5 बिलियन का कानूनी सेवा बाजार वहां पे बन गया है और मध्य पूर्व का कानूनी जो हब है बन गया, जो उस मिडिल ईस्ट का जो एक प्रमुख कानूनी हब जहां पे लोगों को लगता है ना कि यहां पे सबसे अच्छा कानून और उसकी प्रैक्टिस होती होगी, वो यहां पे बन रहा है, विच इज अ गुड थिंग। चलो, भविष्य में देखा जाए तो बहुत सी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। तत्काल रूप से अगर आप देखें, तत्काल रूप से, मध्यम अवधि में और दीर्घकालिक स्तर पे, तो निश्चित तौर पे वो संभावनाएं जहां पे हमारी कानूनी सेवाओं की लागत में वृद्धि होगी, ठीक है, नई नौकरियां सृजित होंगी, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो बढ़ेगा। नॉर्मली भी हम देखा जाए तो हमारी फर्म्स कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में आएंगी तो और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। भारत एशिया में मध्यस्थता का हब बन सकेगा, ठीक है। कानूनी शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अपनी लॉ कॉलेजेस में पढ़ सकेंगे। तकनीकी उन्नयन में तेजी आएगी। महिला वकीलों की संख्या में निश्चित तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि 2 गुनी वृद्धि होगी। भारतीय कानून फर्मों का वैश्विक विस्तार होगा। न्यायिक प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण होगा। वैकल्पिक विवाद समाधान का मुख्य धारा में आएगी और लगभग 2 लाख करोड़ का कानूनी सेवा बाजार जो है वो भारत के लिए खुल जाएगा। तो एक बड़ा चीज है, भारत को इसमें बहुत सी संभावनाएं देखनी चाहिए और हर वो चीज जो नकारात्मक तरीके से जा रही है, खासकर विधि क्षेत्र में, वहां पे काम करना चाहिए। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक बैच से जुड़ने के लिए। मैं लेके आता हूं, 2 जून से बैच शुरू है, बहुत जल्दी बैच में एडमिशन खत्म हो जाएगा। रीतिकाल से बैच शुरू हो रहा है, इससे जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं स्टडी IQ के हर प्रोडक्ट के लिए। दिस इज द टेलीग्राम एड्रेस, यू कैन स्कैन इट। आप सर्च बॉक्स में डाल के यहां से जुड़ सकते हैं। मेल ID पे आप मुझे जिस भी मुद्दे पे आप मेरे से बात करना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रीवांसेस, यू वांट टू से एनीथिंग, किसी विषय पे वीडियो बनाना है, मुझे बताना चाहते हैं, जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये निर्णय भारत में जो वकीलों की बेहतरी है, क्या उसमें ये काम आएगा। भारत में जो वकालत सिस्टम है एक अलग प्रकार का, हमको एक कई बार हम कहते हैं जो बोझिलता या शिथिलता दिखती है, क्या उसमें सुधार आएगा? अगर आएगा तो क्या डायरेक्शन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।